आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के 2 बड़े फैसले मुस्तरद। जमात के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मुस्तरद। पार्लियामेंट की तमाम स्टैंडिंग कमेटी से मुस्ताफी होने का फैसला। ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा ना लेने की तजवीज़। अगले माह ग्रैंड जलसे का ऐलान। आज 4 महीने बाद तीनों बहनों और तहरीक इंसाफ की आला क़यादत इमरान खान से मुलाकात कर चुकी है। इमरान खान की जानिब से लिए गए 4 बड़े फैसले सियासी बका की जंग में और तहरीक इंसाफ की सफ़ों में तलातुम पैदा कर सकते हैं। इमरान खान का कहना है कि हमें कैद तन्हाई में रखो, डराने से कुछ हासिल नहीं होगा, मैं झुकूंगा ना ही कोई सौदा करूंगा। इमरान खान ने ऐलान किया है कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेकर इन इंतखाबात को कानूनी जवाज़ फराहम नहीं करना चाहिए। इमरान खान ने पार्टी को कौमी असम्बली की तमाम स्टैंडिंग कमेटी से मुस्ताफ़ी होने की हदायत जारी कर दी हैं। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खानम का कहना था कि इमरान खान का वाज़े मौक़िफ़ है कि ज़िमनी इंतखाबात को जवाज़ फराहम नहीं करना चाहिए। पार्टी में अगर किसी की मुख्तलिफ राय होगी तो वो इसको भी देख लेंगे, फैसला खुद करेंगे। इमरान खान ने अपना राय दी कि हमें ये इलेक्शन लेजिटिमाइज़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने पार्टी का मौक़िफ़ दिया और उसके बाद इमरान खान ने कहा आज फिर आप एक मीटिंग करेंगे, आप उसके ऊपर डिस्कस करें कि ये मेरा मौक़िफ़ है। वो आज रात को डिस्कस करके फ़ैसला करके कल आप मेरे पास लेकर आएँ, मैं फ़ाइनल फ़ैसला करूँगा। बाकी जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं बाई इलेक्शंस, इस बाई इलेक्शन से रिलेटेड इंशाल्लाह ताला हम पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे, दोबारा इससे कोई बात चीज़ों को कंसिडर करेंगे। बाकी जो इलेक्शन के हवाले से आज शाम पॉलिटिकल कमेटी की फिर मीटिंग होगी। खान साहब ने कुछ वाज़ेह हिदायत दी हैं, उन हिदायत की रोशनी में आज शाम मीटिंग होगी और उसमें फैसला किया। 2 दिन पहले तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। सियासी कमेटी के जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक NA 66 वजीराबाद से N अहमद, जबकि PP 87 मियांवाली से मुनज़्ज़ा फातिमा का नाम बतौर उम्मीदवार सामने आया। सियासी कमेटी के इजलास में अक्सरियत की राय 12-9 ये थी कि ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को हिस्सा लेना चाहिए। कमेटी अरकान ने यह फैसला किया कि जिस नशिस्त से जो नाअहल हुआ है उसे ही उम्मीदवार चुनने दिया जाए, उनके रिश्तेदारों को भी टिकट दिया जा सकता है। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से सियासी कमेटी की मीटिंग एज वी स्पीक जारी है। इमरान खान ने कुछ हदायत दी हैं। इन हदायत की रोशनी में सियासी कमेटी इलेक्शन लड़ने या ना लड़ने से मुतल्लिक हतमी फैसला करने जा रही है। अलीमा खान के मुताबिक आज 4 महीने बाद तीनों बहनों की इमरान खान से मुलाकात करवाई गई। सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गोहर, अली जफर समेत बाकी वकला की मुलाकात भी हुई। इमरान खान की बहनों से होने वाली मुलाकात में इमरान खान ने पैगाम दिया है कि जजों का ज़मीर होता तो इतना जुल्म ना होता, अलीमा खान के दोनों बेटों को यूं अगवा ना किया जाता। इस मुलाकात में इमरान खान का दूसरा बड़ा फैसला कौमी असम्बलियों की तमाम कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने से मुतल्लिक है। अनाउंस किया इमरान खान ने कि जितनी भी कमेटीज़ हैं नेशनल असम्बली की, PTI फौरी तौर पे इन कमेटियों से रिज़ाइन कर दे, और ये उनकी आज की इंस्ट्रक्शंस थी अपनी वो पार्टी के लिए। अलीमा खान ने बताया है कि सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मुस्तरद किया गया है। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने यह वजाहत दी कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से उनकी कोई तल्ख कलामी नहीं हुई, वो हमारे वकील और हमारी फैमिली की तरह हैं। जबकि आज सलमान अकरम राजा की 3 माह बाद इमरान खान से मुलाकात हुई, जिधर उनका कहना था कि खान ने उनका इस्तीफा मुस्तरद कर दिया है और इमरान खान ने यह फैसला किया है कि सेनेट में अलामा राजा नासिर अब्बास और कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई ऑपोजिशन लीडर्स होंगे। सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा दे दिया, उसकी वजूहत सुना सोशल मीडिया पे चल रही है कि आपकी उनके साथ कोई तलख कलामी हुई है, इसमें कितनी मेरी कोई तलख कलामी नहीं है। मैं बड़ी इज्जत, हमारे लॉयर हैं, फैमिली की तरह हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादा उनके अपना होगा वो जो इनकी पॉलिटिकल कमेटी का, और ये महकमे में हो रहा है इलेक्शन जो नहीं है बाई इलेक्शन, उसके ऊपर ज्यादा इशू है। जहाँ तक मेरे इस्तीफे का ताल्लुक है, खान साहब ने मंजूरी नहीं दी। अपोजिशन लीडर के बारे में बताइएगा जरा कि उन्होंने क्या नाम दिया। अपोजिशन लीडर हमारे उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ही हैं। तमाम कानूनी जो इम्कानात हैं वो उनको पूरा करेंगे। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो कौमी असम्बली के लिए नाम जो खान साहब ने आज दोहराया है वो महमूद खान अचकजई साहब का है। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने इमरान खान की जानिब से कौमी असम्बली और सेनेट में बिला तरतीब महमूद खान अचकजई और आज़म स्वाति को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने के फैसले को मौखर कर दिया था।
सियासी कमेटी ने यह फैसला किया था कि सेनेट में शिबली फराज और कौमी असेंबली में उमर अयूब हुक्म इम्तना की बुनियाद पर अपने ओहदों पर बराजमान रहेंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में जहां इख्तलाफात सामने आते रहे हैं, वहीं अहम फैसले भी किए गए हैं। सियासी कमेटी के अरकान ने सवाल उठाया कि अदालतों में केसेस के फैसले आने से कबल क्यों नए ऑपोजिशन लीडर्स के लिए जल्दबाजी की जा रही है। बताया जाए किसने ये पैगाम अली बुखारी के जरिए बानी तहरीक इंसाफ को भिजवाया। गोया इमरान खान के फैसलों को सियासी कमेटियां जो हैं वो ना सिर्फ चैलेंज कर रही हैं, बल्कि अक्सरियत इन कमेटीज में खान की पॉलिसी के खिलाफ राय अपनी देती दिखाई दे रही है। जबकि एक तरफ इमरान खान स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफों की बात कर रहे हैं, पार्टी का चेयरमैन बैरिस्टर गौहर मुफाहमत की बात कर रहा है, जबकि एक तरफ इमरान खान ट्वीट करते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। बादज़ां पॉलिटिकल कमेटी फैसला करती है कि लिया जाएगा और एक बार फिर अपनी हदायत के साथ उसी पॉलिटिकल कमेटी को बिठा दिया जाता है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बार फिर अगले माह से अदलिया की आज़ादी, जमहूरियत की बहाली और इमरान खान की रिहाई के लिए भी बहुत बड़ा जलसा करने का ऐलान भी कर दिया गया है। ये बैरिस्टर गौहर ने आज ही होने वाली मुलाकात के बाद इमरान खान की हदायत पर बताया है। मुफाहिमत होनी चाहिए, चीज़ें कूल डाउन होने चाहिए, ये दूरियां ख़त्म होनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये आप करें ताकि ये पोलराइजेशन ख़त्म हो, ये दूरियां ख़त्म हो, ये सख्तियां ख़त्म हो, ये तफश कम हो। अगर इस तफश पे आप रखेंगे तो मुल्क का नुकसान हो जाएगा। खान साहब ने हिदायत दी है कि इंशाल्लाह सितंबर के महीने में पार्टी डेट तय कर लेगी। हम एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्कद करेंगे पेशावर में, उससे सारे पाकिस्तान से लोग आएंगे। इमरान खान ने अपने पैगाम में सख्ती से रहनुमाओं को एक्टिव रहने की हदायत की है। उनका कहना है कि शेख वकास अकरम अगले 48 घंटों में इस्लामाबाद पहुंचें और इस्लामाबाद में मुस्तकिल बैठकर पार्टी का बयानिया आवाम तक पहुंचाएं, और अगर वो 48 घंटों में रिपोर्ट नहीं करते तो उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया जाएगा। इमरान खान का कहना है कि जरताज गुल के हवाले से भी जो खबरें मुझे आ रही हैं इंतहाई अफसोसनाक हैं। उनको चाहिए कि अपनी सीट के पीछे ना पड़ें, नजरिए की सियासत करें और अवामी तहरीक में शमूलियत करें। इमरान खान की हदायत पर पहले 2 बार नाजरीन 5 अगस्त और 14 अगस्त को हतमी एहतजाज की कॉल दी जा चुकी है, मगर अमली तौर पर यह एहतजाज बराए नाम भी रिकॉर्ड नहीं कराए गए। जबकि तमाम तर अदालती फैसलों, गिरफ्तारियों, घरों पर छापों की सूरत हाल में हुकूमत की जानिब से मिसाक इस्तेहकाम की पेशकश एक दिलचस्प तजाद है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का मिसाक इस्तेहकाम की वजाहत देते हुए यह कहना है कि जब तक तमाम फ्रीक टेबल पर नहीं बैठेंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं और हुकूमत किसी को बाईपास नहीं करेगी, ना करने देगी। जबकि जो भी मुज़ाकरात होंगे, हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर हम यकीन नहीं रखते, लेकिन गुड टू सी यू वाली सहूलतकारी भी अब नहीं मिलेगी। भांजा हो, भतीजा हो, कानून का सामना करना होगा। नाइंसाफी आपसे नहीं हुई, आपने जुल्म किया है 9 मई को। और रही बात अलीमा खान की, तो कभी आपको याद नहीं आया जब आपने अपने बेटे को अपने हाथों से भगाया इस मुल्क से? अगर उसने कोई गुनाह या गलती या कोई नहीं की थी तो क्यों भागा, क्यों भगौड़ा बना? इसलिए आपने उसे बाहर भेजा कि यहाँ कानून के शिकंजे में ना आ जाए। क्या बानी पीटीआई के भांजे होना कानून से बालातर है? अब आपके बच्चे जिन्होंने ये सब कुछ किया है, जिनके एविडेंस मौजूद हैं, वो पकड़े गए हैं, तो आपको तकलीफ है। कानून जिसने भी तोड़ा है वो किसी का भांजा है, भतीजा है, बेटा है, वो पॉपुलर है, उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल रियासत ब्लैकमेल नहीं होगी, इसी तरह सबको ट्रीट किया जाएगा एक ही कानून के तहत, जितना मर्जी शोर मचाए। तहरीक इंसाफ इस वक्त अहम तरीन कमेटियों की सरबराही कर रही है। जुनेद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, आतिफ खान इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन, मलिक मोहम्मद आमिर डोगर रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी, हाजी इम्तियाज अहमद चौधरी कश्मीर अफेयर्स गिलगित बल्तिस्तान एंड स्टेट्स एंड फ्रंटियर्स रीजन्स डिवीजन, सनाउल्लाह खान मस्ती खेल इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, जावेद इकबाल वड़ाए चेयरमैन डिफेंस प्रोडक्शन। दीज आर इंडीड सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग कमिटीज। क्या तहरीक इंसाफ का यह फैसला अमली तौर पर पार्लियामेंट से बाहर निकलने की राह हमवार करेगा? तहरीक इंसाफ ने एक हिकमत अमली के तहत ऑपोजिशन लीडर्स के नामों की नामजदगी अपनी जमात से नहीं की। क्या इस फैसले के पीछे भी मुहरकात पार्लियामेंट से खुद साख्ता बेदखली है? पूछते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अतर काज़मी और हसन अयूब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाई दीजिएगा अतर के क्या इमरान खान के फैसलों को सियासी कमेटियां ना सिर्फ पहले चैलेंज कर चुकी हैं, बल्कि अक्सरियत की खान की पॉलिसी के खिलाफ भी राय बनती दिखाई दे रही है। जबकि एक तरफ इमरान खान स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफों की बात कर रहे हैं, पार्टी का चेयरमैन बैरिस्टर गौहर मुफाहमत की बात कर रहा है। डू यू सी द डिस्क्रिपेंसी एंड द कंफ्यूजन है सर?
देखिए, ऑब्वियसली इसमें तो कोई दो राय नहीं कि कहीं ना कहीं आपको नजर आता है कि इख्तलाफ है, लेकिन सियासी जमातों में इसी तरह फैसले होते हैं। जरूरी नहीं है कि सारी सियासी जमात किसी चीज के ऊपर मुत्तफिक हो। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज खान साहब ने जो दो नामजदगियां की, जिसमें महमूद अचकजई साहब का नाम है, उसके साथ साथ राजा नासिर अब्बास साहब का नाम है, और फिर कमेटियों से मुस्ताफी होने का मामला है। हम्म। असल जो क्वेश्चन है वो ये है कि वो क्वेश्चन उठा रहे हैं इस निजाम के ऊपर कि इस पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए, इन कमेटियों का हिस्सा होते हुए, किस हद तक हम अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम्म। क्या उधर हमारे लिए कोई अंदर गुंजाइश है? तो जहां पे एक तरफ तहरीक इंसाफ आपको एक एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू लेते हुए नजर आ रही है, दूसरी जानब नाहलियां, लोगों की गिरफ्तारियां, खान साहब के अपने भांजों की गिरफ्तारियां, और वो अपनी जमात से थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं महर कि वो अपने बयानिए में सख्ती लेके आए, क्योंकि वो ये कहते हैं, उनके करीबी जराए ये कहते हैं कि जनाब अगर वो लंदन में बैठे होते या जद्दा में बैठे होते और वहां से जमात को कह रहे होते कि भाई तुम कूद जाओ, तुम ये कर दो, तो वो तो खुद भी जेल में है, उनकी अहलिया भी जेल में, उनके भांजे भी जेल में, बहनों के ऊपर भी मुकदमात हैं। तो वो ये चाहते हैं कि जैसा मेरा बयानिया है, मेरी जमात भी वो बयानिया ले, और जमात के अंदर कुछ लोग शायद इसके लिए तैयार नहीं है। तो हसन, ये आजम स्वाति का नाम हटा के अलामा राजा नासिर अब्बास का नाम दे दिया गया है। नेशनल असेंबली में महमूद खान अचकजई यानी कि दोनों रहनुमाओं जिनको नामजद किया गया है, उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है। साथ स्टैंडिंग कमेटी से भी इस्तीफों का कह दिया गया है। तो क्या अगला नेचुरल कदम पार्लियामेंट की रुकनीयत से भी इस्तीफे देने का हो सकता है? देखिए, इससे 2 चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। एक तो जैसे अख्तर काज़मी ने कहा, बिल्कुल मैं इनकी बात की तस्दीक करूँगा कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी से नाला हैं और यकीनी तौर पर वो तो सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उनकी जमात इस टाइम मरात जो है वो एन्जॉय कर रही है। और स्टैंडिंग कमिटीज़ की जो चेयरमैनशिप है, ये कोई मामूली ओहदे नहीं होते, ये बड़े ओहदे होते हैं। और कमिटीज़ के अंदर बिलख़ुसूस नेशनल असेंबली की या सेनेट की, उसके अंदर आप मिनिस्टर्स को तलब करते हैं और उनसे सेक्रेटरीज़ आते हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज़ आते हैं, उनको बुलाकर आप उनसे इस्तफसार करते हैं और कहीं से अपने-अपने काम भी करवा रहे होते हैं। हमने देखा कि स्टैंडिंग कमिटीज़ के अंदर ऑपोज़िशन और हुकूमत के अरकान एक पेज पर होते हैं और वज़ारत का एहतसाब हो रहा होता है और अपने-अपने मेंबरान के जो इंटरेस्ट होते हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ हो रहा होता है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी तो यानी इन तमाम कमिटीज़ से ज़्यादा ताकतवर है। अब जुनैद अकबर साहब का इस वक़्त जो स्टेटस है, वो फेडरल मिनिस्टर के बराबर है और वो नेशनल आप ये देख लें कि पीएससी के अंदर आप किसी भी महकमे को तलब कर सकते हैं। पीएससी 100 वोटों का इख्तियार रखता है, हम्म। यानी वो तो एक अथॉरिटी है। अगर वो अथॉरिटी से भी यानी तहरीक-ए-इंसाफ अब अपने हाथ से खुद ही रिज़ाइन करने जा रही है, तो इसकी यकीनी तौर पर जुनैद अकबर को बड़ी तकलीफ होनी है, क्योंकि ये ऐसा ओहदा है जिसके ऊपर सारा फ़ोकस रखा हुआ है जुनैद अकबर साहब ने। लेकिन दूसरी जानब आप ये भी देखें कि इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं या सज़ाएँ हुई हैं, वो कोई पार्टी का को ऐसा केस तो नहीं था, जिस पर इस वक़्त इमरान खान साहब को अदालत में सज़ा हुई हुई है अदालत से या बुशरा बेगम को सज़ा हुई हुई है। वो तो 190 मिलियन पाउंड केस है और अल-कायदा के अंदर बाकी पार्टी का तो कोई कुछ लेना-देना नहीं है। तो अब ये चीज़ है कि पार्टी क्यों करके इमरान खान साहब की इस सज़ा के ऊपर सड़कों के ऊपर आ जाए। 5 अगस्त की यकीनी तौर पर जैसे आपने बात नहीं, की है कि मगर हसन, पोल आपको नहीं लगता नाकाम कि हुई जिन है। लोगों ने उनके नाम पे या उनकी इंडोर्समेंट के ऊपर जीता है अपना इलेक्शन और असेंबलियों में आए हैं, तो उनकी हदायत के ऊपर नहीं चलना चाहिए? देखिए 2 किस्म के लोग हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। वो बिल्कुल वो जो एमएनए बने हैं या वो एमपीए बने हैं या सेनेटर्स बने हैं, वो बिल्कुल इमरान खान साहब की ही वजह से या पार्टी के टिकट की वजह से बने हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इमरान खान साहब की सियासत में आने से पहले भी उनके खानदान कुछ कहलवाते थे, कुछ उनका वोट बैंक था, वो उनकी हैसियत है। अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। आप देख लें कि हमाद अज़हर की फैमिली, क्या मियाँ अज़हर साहब की जो सियासत थी मरहूम की, क्या हाँ। वो इमरान खान साहब की वजह से थी? वो पहले से उनका एक नाम है। इस तरह कई लोग और भी हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा हैं। वहाँ पर इमरान खान साहब के जो फैसले हैं, उन लोगों को तकलीफ देते हैं। अब वो लोग अब पूरी जमात के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार करना, देखिए ये भी मुनासिब नहीं है। आप आइडेंटिफ़ाई करें
कि जो लोग आपकी हदायत के ऊपर अमल नहीं कर रहे, जो आपके साथ लॉयल नहीं है, आप उनको तो अच्छा, ये जाहिर एक बात बड़ी है अक्सरियत उनको तकलीफ रिपोर्ट हो रही पहुंचाए। है जो अपनी राय जो है वो बनाती चली जा रही है अगेंस्ट द पॉलिसीज विच इमरान खान इज गिविंग आउट। मगर आपको मुख्तसरन, इससे पहले मैं काज़मी साहब का इनपुट लूं, आपको लग रहा है कि पहले भी केपीके और पंजाब से इस्तीफे देकर उसको रिग्रेट किया गया था, स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफे देकर ये मुस्तफीद नहीं बल्कि आपको लगता है नुकसान उठाएंगे? देखिए, कोई बड़ा नुकसान तो नहीं है। ठीक ये है। तो उन मेंबरान का नुकसान है या हुकूमत का एक लिहाज से ये नुकसान हो सकता है कि एक आप देखें कि जब ऑपोजिशन कमेटी के अंदर बैठी हो, तो वो फिर पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। वो गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन दोनों को रिप्रेजेंट करती है। लेजिटिमेसी के ऊपर तो एक आप देखिए इखलाकी तौर पर तो सवाल उठ सकता है। लेकिन हमने देखा था कि 2022 अप्रैल के बाद जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस्तीफे दे दिए थे असेंबली से और असेंबली में वापस नहीं आए थे, तो आप ये देखें कि ईवान तो फिर भी चले, राजा रियाज साहब उसके बाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी बन गए थे। तो लिहाजा देखिए फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा, ज़ाती तौर पर मेंबरान को फ़र्क ज़्यादा पड़ना है, हुकूमत की हैसियत पर भी उतना बड़ा फ़र्क नहीं है, इखलाकी जो है वो उस पर असर क्या आएगा। हुकूमत को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा अतर काजमी साहब कि ये अगर स्टैंडिंग कमेटी से भी इस्तीफे दें, ज़िमनी इंतखाबात में भी अब तो बड़ी डायरेक्ट अपनी हदायत दे चुके हैं, क्या ही फैसला पॉलिटिकल कमेटी ने अब करना है, तो ज़िमनी इंतखाबात में भी ना लड़ें, स्टैंडिंग कमेटी से भी इस्तीफे दे दें, क्या हुकूमत की साख और लेजिटिमेसी, क्रेडिबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, हुकूमत की पहले जितनी साख है, जितनी लेजिटिमेसी है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस होती रहती है। लेकिन अभी हसन भाई की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, मुझे लगता है कि दोबारा ज़िम्मेदारी राजा रियाज़ साहब के कंधों पे आने वाली है। क्योंकि फैसलाबाद के हल्के से वो टिकट के उम्मीदवार हैं। वो नून लीग को कह रहे हैं कि राना एहसान अफ़ज़ल को टिकट ना दें, मुझे टिकट दें। तो हो सकता है कि उनको टिकट मिल जाए। देखिए अगर वैसे ज़ुल्म होगा, वो अतर काज़मी साहब, ये अगर टिकट मिल गया ना, यानी राजा रियाज़ को टिकट मिल गया या नवाब शेर वज़ीर को मिल गया, तो वाक़ई ये मुस्लिम लीग नवाज़ अपने ऊपर ज़ुल्म करेगी। आई एग्री विद इट। जी, जी। वो अपने ऊपर करते रहे, पर इस कौम पे जो कर रहे हैं वो उसमें थोड़ा-सी रियायत करें, असल इश्यू वो है। अच्छा, असल में मसला ये है कि इस वक़्त देखें, हुकूमत की लेजिटिमेसी का इश्यू तो है। अगर मुल्क की एक सबसे बड़ी सियासी जमात जिसको सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं, अगर वो सियासी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनती, अगर वो इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेती, तो यकीनन इससे लेजिटिमेसी का एक इश्यू बनेगा। और मेरे ख्याल में ये पहला स्टेप है, जो कमेटीज़ से बाहर निकल रहे हैं, ये कोई आखिरी स्टेप नहीं है। और मैं आपके साथ ये खबर भी शेयर कर सकता हूँ कि जो करीबी सर्कल्स हैं खान साहब के, वो पार्लियामेंट से बाहर निकलने की बात भी खान साहब ने उनसे डिस्कस की है और इस चीज के ऊपर पहले भी गौर हो चुका है। वो ये कह रहे हैं कि जब इस निज़ाम के अंदर हमें हाई कोर्ट हुक्म देती है तो मेरी मुलाकात नहीं हो सकती, पार्लियामेंट के अंदर से लोगों को पकड़ लिया जाता है, लोगों ने मुझसे मिलने आना होता है, पार्लियामेंट के दरवाजे को ताला लगा दिया जाता है, तो वहां पे आपके बैठने का क्या फायदा? सिर्फ क्या आपने तनख्वाहें लेनी है? तो ये एक तो चीज ये है एवी तो जो मैंने जमात के सवाल अंदर नहीं फ्लोट डिस्कस। किया ना, हसन ने तो उसको नहीं उठाया, मगर अगर पार्लियामेंट की रुकनियत से भी इस्तीफे आ गए तो हसन जिस क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी का सवाल अतर भी कर रहे हैं, तमाम तर अदालती फैसलों, गिरफ्तारियों, घरों पर छापों की सूरत हाल में हुकूमत लाख चाहे मिसाके इस्तेकाम थे, मिसाके XYZ जो भी पेशकश करे, सर ये तजाद ही रहना है और ये लेने के देने पड़ सकते हैं। देखिए, अब तो ये तो अभी ऐलानात हुए हैं। आगे इनकी पार्टी किस तरह रिएक्ट करती है। मेरे ख्याल के मुताबिक यू टर्न भी लेती रही है माज़ी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की वजह से लेती रही है। ये इतना आसान नहीं है। ये कोई यदि बटन तो नहीं आपने दबाया तो पार्टी सारी की सारी जो है वो सर झुका देगी। रेजिस्टेंस आनी है और रेजिस्टेंस आनी भी चाहिए। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। डिक्टेटरशिप थोड़ी है। अगर डिक्टेटरशिप है तो फिर एक अलग इसका मामला हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है पार्टी रेजिस्ट करेगी और अगर कायल नहीं कर पाती इमरान खान साहब को, तो फिर इसके देखिए 2 आउटकम हो पार्टी सकती रेजिस्ट हैं। करेगी इमरान खान के फैसलों के खिलाफ, आप कह रहे हैं? जी, मुमकिन है। देखिए, इसकी 2 सूरत-ए-हाल होंगी। या तो वो मनोन अमल कर लें या फिर इमरान खान साहब को माइनस कर लें। तो ये भी पॉसिबिलिटी है ना। तो इस मुल्क में बहुत कुछ होता है और सियासतदान के लिए अपना ज़ाती हसन, मुझे मुफाद बात सबसे ज़्यादा बताइएगा, अज़ीज़ होता है। आज क्या पूरी की पूरी मुल्क की सियासत इमरान खान के जात के गिर्द घूम रही है? मीडिया की हद तक यस। अमली तौर पर जब ऑन ग्राउंड ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं है। ऑन ग्राउंड तो लोगों के अपने-अपने इंटरेस्ट हैं। जो लोग इमरान खान से करीब बैठे हुए हैं, वो उनके इंटरेस्ट इमरान खान से हैं। लेकिन जिनके इंटरेस्ट गवर्नमेंट के साथ हैं, तो मेजॉरिटी लोग जो है वो गवर्नमेंट के साथ हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक़्त ये ख्वाहिश रखती हैं कि जो स्पेस इस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ की है,
यानी ओपोजिशन की, वो तहरीक इंसाफ से हट जाए और वो स्पेस ओपोजिशन की उस जमात को मिल जाए। तो बहरहाल इसमें बहुत कुछ होता है, सियासत है, सियासत में सिर्फ यही नहीं है, तो दीगर अगर जमातें भी मौजूद हैं। अगर अगर तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर नुकसान हो सकता है। अगर अतर ऐसा ही है कि सिर्फ देखिए, मीडिया की हद तक खान क्या मरकज और महवर पूरी सियासत का खान है, तो फिर तो वाकई आप इस्तीफे दें, आप इलेक्शन में हिस्सा ना लें, आपने जो करना है करें, फर्क तो नहीं पड़ता फिर। नहीं, देखिए मसला ये कि मीडिया की बात नहीं है। मीडिया तो डिस्कस करता है कि जो अवाम के अंदर डिस्कस हो रही होती है चीज। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक इंतखाबी निशान के बगैर इलेक्शन लड़ने वाली जमात को सबसे ज्यादा वोट पड़ा और इसी वजह से वो डिस्कस हो रहे हैं। अगर वो इररेलेवेंट है तो फिर तो हुकूमत भी उनको डिस्कस ना करे। और आप देख सकती हैं कि जितना भी निजाम इस वक्त चल रहा है, हर जगह पे आपको इमरान खान साहब का सियासी फुटप्रिंट नजर आता है। तो इस चीज का इदराक है हुकूमत को। अब ये फैसला इन्होंने करना है कि ये आगे से चीजों को किस तरफ लेके चलेंगे। अब जो बड़ा एक तबका है, जो वोटर हैं, वो रवायती सियासत से तंग आ चुके हैं। उनको ये लगता है कि हमारा जो वोट है वो जिनको हम देते रहे हैं, सम टाइम उनको नहीं निकलता, जिनको निकलता है वो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते। दो खानदानों के दरमियान इन्होंने जमहूरियत बांटी भी है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग एतराज़ात करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब सियासी तौर पे एनी टाइम सून इररेलेवेंट हो सकते हैं। और आपको जिस तरह लगता अभी है कि हसन साहब ने तमाम तर लोग जो उनकी इंडोर्समेंट से असेंबली और सेनेट में आए हैं वो उनकी पॉलिसी के खिलाफ रेजिस्ट कर सकते हैं, जैसे हसन कह रहे हैं? देखिए, जिस तरह अभी हसन भाई ने भी कहा था कि जी उनकी हैसियत खान साहब के आने से पहले की भी थी। देखिए, हैसियत तो मियाँ साहब की भी थी, जरदारी साहब की भी थी। अभी 9 मई के मुकदमात में तकरीबन मजमूई तौर पे 3.5 से 4,000 साल सजाएं हुई हैं। तमाम लीडरशिप या तो मफरूर है या फिर जेलों में है। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले मिल के इलेक्शन लड़ेंगे इनके खिलाफ अगर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं। तो उससे आपको उनकी जो इंतखाबी हैसियत या सियासी हैसियत जी है उसका हसन। अंदाजा आप लगा सकते हैं। देखिए, वो तो तो जो उन्होंने इत्तेहाद किया है, वो तो सिर्फ़ केपी के हवाले से था। वहाँ पर मेनली ये मिलकर इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे। पंजाब के अंदर तो पीपल्स पार्टी जहाँ स्टैंड करती है, वो आपके इल्म में है। देखिए, जहाँ तक मैं बताऊँ कि इमरान खान साहब की बातें नहीं मानी जाती, आप देख लेना अली बिन गंडापुर बजट के ऊपर उन्होंने ब्रीफिंग देनी थी, दी थी। अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं मर्ज़ी। अगर अतर काज़मी भाई को दिखाई नहीं दे रहा, तो वो उनका कसूर है। उनकी पार्टी उनकी 9 सेनेटर्स बनने थे केपी के। 4 बन रहे हैं समझ लें अमली तौर पर, 5 बने हैं, उनमें से एक मुराद से तो हलफ नहीं ले रहे, तो 4 पर रह गए वो। तो जो चीज़ें हो रही हैं आपको नज़र आ रही हैं। देखिए, मखसूस नशिस्तों वाला जो फैसला है, अगर वो कहते हैं उसको साइड पर रख दें 1 मिनट के लिए, लेकिन उसके बावजूद केपीके के अंदर 9 सेनेटर्स बन रहे थे, 9 नहीं तो 8 तो बनने ही बनने थे यार। तो फिर 5 क्यों लिए उन्होंने? अब मुझे क्यों लिए हसन उन्होंने? बताइएगा, क्या जो बात ये मानी राना इमरान खान की? सनाउल्लाह के घर के ऊपर हमले के ऊपर एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने 60 के करीब रहनुमाओं को 10-10 साल सजा दी है और इनमें से बेशतर ऐसे उमर अयूब और शिबली फराज जैसे जिनको पहले भी सजा हो चुकी है। अभी स्टे ऑर्डर लेके सांस ही लिया था कि फिर 10-10 साल सजा हो गई। तो इसके ऊपर पॉलिटिकल साइड्स और पॉलिटिकल हलकों से कोई रिजेंटमेंट या पुशबैक नहीं आ रहा, बिकॉज दे वर वेरी मच एट द रिसीविंग एंड अ व्हाइल बैक। नहीं, इसमें क्या पॉलिटिकल क्या इम्पैक्ट आना सर है? तो बेसिकली मौके पे लीगल मौजूद सारा ना इश्यू है। होना भी कोई वक़्त नहीं रखता। नहीं, मौके पर मौजूद ना होना, किसी ने अगर उसमें लोगों को भड़काया है या किसी का ऑर्डर था और किसी ने इम्प्लीमेंट किया है, ठीक। तो ये तो बेहतर उसके ऊपर तो कॉन्सिक्वेंस बनता है ना। और दूसरी बात ये कह रहे थे कि एक आजकल बात बड़ी हो रही है, मैं ये बात करूँगा कि जो शेरशाह का 27 माह के बाद गिरफ्तारी है, तो उस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। जो क्रिमिनल केस होता है, वो कभी टाइम बार्ड नहीं होता। और वो जो गिरफ्तारी हुई है 27 माह बाद, लोग कह रहे हैं कि अब 9 मई के अंदर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो सवाल ये भी है कि अलीमा खानम साहिबा की बैकिंग पर कौन-सी ऐसी ताकत थी जिससे 27 माह गिरफ्तार नहीं होने दिया शेरशाह को? और वो अपारा या चिड़ियाघर नहीं थी, वो और जगह थी, पंजाब के अंदर ही है, जी जहाँ पर मैं अतर। रहता हूँ बड़े करीब ही है। ये वो जगह भारतीय पंजाब में है, पाकिस्तानी पंजाब में है? पाकिस्तानी ऐसा क्या? पंजाब में है जी। वो पाकिस्तानी उनको पंजाब में हमारे इस्लामाबाद के बड़े पकड़ने करीब है। जाके अगर इस्लामाबाद के खुदा बड़े ना करीब। खास्ता कोई इतनी खुदा ना खास्ता कोई बैकिंग हो रही थी, मुल्क दुश्मनी हो रही थी, तो जाके उनको पकड़ लें। इशू ये है यहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे इसी किस्म के बयानिए बनाए जाते हैं। माजी में जब कोई और ज़ेरे ताब था, वहाँ पे हम देखते रहे। अभी पंजाब की काबीना में जो लोग बैठे हैं, वो मियाँ साहब को रॉ का
एजेंट कहते थे, इनकी शुगर मिलों में रॉ के लोग बैठे हुए थे। मेरे ख्याल में अब हमें इससे अपनी सियासत को निकालने की जरूरत है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मुहिब्बे वतन है। हाँ, सियासी फैसले गलत और सही हो सकते हैं। कभी खान साहब के भांजे शारेज को भारत के साथ जोड़ना, कभी किसी और शख्सियत को भारत के साथ जोड़। जी, छोटे वाले शेरशाह की बात कर रहे हैं। गोके शेरशाह भी वॉलंटरी, हसन मैं आपके इल्म में ले आऊं, वॉलंटरी और आज खुद मुल्क वापस आए हैं। वो भागे हुए नहीं थे, वो खुद ट्रैवल कर रहे थे और आज खुद वापस आए। ये मैं जाती मालूमात की बिना पे भी जानती हूँ। उनको गिरफ्तार नहीं किया ना, उनको गिरफ्तार नहीं किया। उनकी देखिए, जिनके पास अलीमा खानम का मोबाइल गया था, जिनके पास अलीमा खानम का मोबाइल गया था, वही प्रोटेक्ट कर रहे थे। उन्हीं के साथ ही इनका ताल्लुक बना हुआ था। मैं पब्लिकली बता रहा हूँ, इतने बड़े शो के ऊपर बात कर रहा हूँ, दुनिया टेलीविजन के ऊपर बात कर रहा हूँ। बात ठीक है, उनका जिनके पास मोबाइल गया था वही प्रोटेक्ट कर रहे थे। जी, देखें, इस तरह की कहानियां हर दौर में हम इंस्पेक्टर जमशेद वाली कहानियां सुनते हैं और पढ़ते आ रहे हैं। अब पाकिस्तान की सियासत को इससे आगे निकलने की जरूरत है। बाकी कोई भी मावराए आइन काम करता है, कानून के खिलाफ काम करता है, तो वो कानून से बालातर तो नहीं, आप जरूर कार्रवाई करें। लेकिन इस केस में शेरशाह हो जाए या शारेज हो जाए, बहुत बड़े सवाल हैं। मेरे ख्याल में इनको हजम करना इतना आसान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हसन अयूब और अतर काज़मी मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी। अगले चंद घंटे तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए गैर मामूली अहमियत रखते हैं। क्या ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, क्या स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफ़े देने के हवाले से कोई रेजिस्टेंस सामने आएगी कि नहीं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी पॉलिटिकल कमेटी बैठी हुई है जिसके अंदर शेख वकास अकरम साहब की जो हदायत उनको भेजी गई हैं कि वो इस्लामाबाद आएँ। उनको अपने अरेस्ट के हवाले से भी बहुत सख्त इस हवाले से ख़तरा है। लेकिन पार्टी की कन्फ्यूजन जो है वो अभी क्लियर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। एक वक्फा लेते हैं, मैं गोना बी राइट बैक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 20 दिन कबल भारत पर आयद किया गया 25% इजाफी टैरिफ और 25% जुर्माना आज रात 12:01 से नाफिजुल अमल हो जाएगा। इस इजाफी टैरिफ के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी जा रही है। भारत के सबसे बड़े बैंक HDFC के शेयर्स में 50% कमी हुई है, जबकि भारतीय स्टॉक मार्केट्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद ट्रेडिंग मुअत्तल कर दी गई है। BBC रिपोर्ट के मुताबिक 50% बरामदी टैरिफ के बाद त्रिपुरा, तमिलनाडु के गारमेंट्स, सूरत, गुजरात के हीरे की सनत और आंध्र प्रदेश के झींगों के फार्म्स बदतरीन सूरत हाल से दो चार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक $16 बिलियन मालियत की 1/3 मलबूसात की बरामदात करने वाले त्रिपुरा में कई फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। अमरीकी मार्केट्स में $10 की बिकने वाली टी शर्ट 50% टैरिफ के बाद $16.04 में फरोख्त होगी, जबकि चीन से बरामद होने वाली टी शर्ट $14.20, बांग्लादेश से बरामद होने वाली टी शर्ट $13.20 और वियतनाम से बरामद की जाने वाली टी शर्ट अमेरिका में $12 में फरोख्त होगी। इसी तरह अमरीकी टैरिफ के बाद सूरत की हीरों की सनत भी बुरी तरह मुतासर होने जा रही है। BBC रिपोर्ट के मुताबिक सूरत में कायम हीरे पॉलिश करने की फैक्ट्रियों का आलमी मार्केट में शेयर 90% से ज्यादा है। इस शोबे से 50 लाख अफराद मुंसलिक हैं। इस शोबे का भारतीय बरामदात में शेयर $10 बिलियन से ज्यादा है, मगर टैरिफ आयद किए जाने के बाद 2000 माहाना तराशे जाने वाले सूरत के हीरे कम होकर 300 रह गए हैं। इसी वजह से हीरा तराशने वाले वर्कर्स बेरोजगार हो गए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने हीरों पर आयद अमरीकी टैरिफ को भारतीय डायमंड कैपिटल पर हमला करार दे दिया है। इसके अलावा अमेरिका, जो कि भारतीय झींगे का भी सबसे बड़ा खरीदार है, मगर अमेरिकी टैरिफ के बाद झींगे की फी किलो कीमत 60 से 72 सेंट कम हो गई है, जिसकी वजह से झींगे के फार्म्स या तो बंद हो रहे हैं या फिर उन्होंने पैदावार में कमी कर दी है। BBC के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ ने इन 3 शोबों में बहरान पैदा कर दिया है और एक अंदाजे के मुताबिक इस बहरान से 3 लाख इंडियन किसान बराह रास्त और 50 लाख अफराद बिलवास्ता मुतासिर होंगे। भारतीय जूनियर वजीर खारजा पंकज चौधरी का यह कहना है कि अमरीकी मंडी में भारतीय बरामदात पर 50% ड्यूटी आयद होने के बाद 55% अशिया इस टैरिफ की जद में आएंगी। 6 अगस्त को नाजरीन सदर ट्रंप ने 50% टैरिफ और जुर्माना आयद करने का ऐलान किया था। इसके बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यह कहना था कि भारत ज़राई शोबे पर कोई भी समझौता नहीं करेगा और इसके बाद 8 अगस्त को भारत ने अमरीकी हथियार और तैयारे खरीदने के अपने मंसूबे को मुअत्तल कर दिया था। इसके बाद ये खबर सामने आई कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन का दौरा करने जा रहे हैं। ये खबर सामने आने के बाद BBC के
नामा निगार शकील अख्तर से गुफ्तगू करते हुए भारतीय तज्जियाकार निरुपमा सुब्रमण्यन ने कहा कि ट्रंप की बेरुखी के बाद मोदी की नजरें चीन पर हैं। इस बदलती सूरत हाल में भारत के पास एक रास्ता यह है कि वो रूस से तेल खरीदने के साथ साथ ईरान से भी तेल खरीदना शुरू कर दे, क्योंकि ईरान किसी से जंग नहीं कर रहा। अगर भारत अमरीकी दबाव में रूस से तेल लेना बंद कर देगा तो भारतीय मईशत को बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना करने पड़ेगा। इसके साथ साथ भारत को चीन से ताल्लुकात ठीक करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से चीन के साथ साथ भारत को भी फायदा होगा और इसकी वजह अमेरिका चीन ताल्लुकात में सर्द महरी है। मगर इस तमाम के बावजूद भारत को अमेरिका की जरूरत रहेगी। दोबारा अमेरिका के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए शायद भारत को सदर ट्रंप के जाने के बाद भी कई बरस इंतजार करना पड़े, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन आज ही रूस में तैनात भारतीय सफीर का यह कहना था कि अमेरिकी पाबंदियों और टैरिफ्स के बावजूद भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखेगा, 1 अरब लोगों के मुफादात की हिफाजत करेगा। भारतीय सफीर के बयान और अमेरिका की जानिब से इजाफी टैरिफ के नफाज से कबल गुज़िश्ता रोज सदर ट्रंप ने एक बार फिर ना सिर्फ पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट ले लिया है, बल्कि पाकिस्तान के मारे गए इंडियन 7 जहाजों का भी जो है वो उसको एक खबर बना के वैलिडेट करके पेश किया है। सदर ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जंग अगले दर्जे तक पहुंच चुकी थी, 7 लड़ाका तैयारे मार गिराए गए थे और ये जंग जोरी जंग में तब्दील हो सकती है। दिस मस्ट बी हर्टिंग इंडिया रियली बैडली। और साथ ही अमरीकी सदर मुसलसल भारत पर टैरिफ आयद करके दबाव में इजाफा भी कर रहे हैं। और अब सदर ट्रंप ने यूरोपियन ममालिक को भी धमकी दे दी है कि अगर गूगल, मेटा, अमेजॉन और एप्पल समेत दीगर अमरीकी टेक कंपनियों पर टैक्सेस लगाए गए, ऐसी कानून साजी की गई जिसके नतीजे में ये कंपनियां निशाने पर आए, तो अमरीका इन ममालिक पर भी इजाफी टैरिफ और तजारती पाबंदियां आयद कर देगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी सदर ने बराह रास्त यूरोपियन यूनियन का नाम तो नहीं लिया, मगर सदर ट्रंप एक्स, मेटा, दीगर अमरीकी कंपनियों के साथ रखे जाने वाले 27 ममालिक पर मुश्तमिल ब्लॉक के रवैये से कतन खुश नहीं है। अखबार के मुताबिक नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस भी यूरोपियन यूनियन कवानीन बिलखसूस डिजिटल सर्विसेज एक्ट पर तंकीद करते आए हैं और रवा हफ्ते अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भी अमरीकी सफारतकारों को यह कहा कि वो इस कानून के खिलाफ लॉबिंग करें। इसी तरह सदर ट्रंप ने चीन को भी खबरदार कर दिया है कि अगर चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स की बरामदात को महदूद किया तो चीन पर मजीद सख्त महसूलात आयद कर दी जाएंगी। और अगर सदर ट्रंप ऐसा करते हैं तो वाज़े रहे दुनिया की 2 बड़ी मुईशतों के दरमियान नाजुक मगर बरकरार तजारती जंग बंदी दोबारा खतरे में डल सकती है। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चीन को हमें मैग्नेट्स देने होंगे और अगर वो हमें मैग्नेट्स नहीं देते तो हमें उन पर 200% महसूल या फिर इस जैसा कुछ लगाना पड़ेगा। सदर ट्रंप की जानिब से दुनिया भर के ममालिक पर पाबंदियों और इजाफी टैरिफ आयद किए जा रहे हैं। अभी तक ब्राजील और भारत पर 50% टैरिफ आयद किया गया है और आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने तज्जिये में लिखा है कि अमरीकी सदर के ये टैरिफ सिर्फ तजारती अहदाफ हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि इन टैरिफ्स को इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ सियासी फायदा हासिल किया जा रहा है, बल्कि इनका मकसद ममालिक की खारजा और दाखिली पॉलिसियों को भी तब्दील करना है। मजमून के लिखारी ब्राजीलियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट मैटियास स्पेक्टर का मानना है कि यूरोप, जापान, जनूबी कोरिया ने वाशिंगटन की डिमांड्स मान ली हैं, मगर भारत और ब्राजील रेजिस्ट कर रहे हैं, अभी तक अमरीकी दबाव का मुकाबला कर रहे हैं और साथ ही दीगर पार्टनर्स भी ढूंढ रहे हैं। ये एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है जिसकी मदद से ये ममालिक सदर ट्रंप का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद दुनिया की एक खतरनाक और नाजुक एक मोड़ से हम गुजर रहे हैं और इस वक्त वाशिंगटन में बैठी इंतजामिया दुनिया को हरीफ और हलीफ की नजर से देख रही है। ब्राजील और भारत ने दिहाइयों तक ये कोशिश की है कि वो सिर्फ एक ताकत पर इन्हिसार ना करें और दोनों ममालिक ने दिहाइयों तक इस सोच पर अमल भी किया है। भारत और ब्राजील ये जानते थे कि अमेरिका आलमी कानून को खातिर में नहीं लाता और यही वजह थी कि वो अमेरिका के साथ साथ दीगर ममालिक के साथ भी ताल्लुकात इस्तवार करते रहे। सदर ट्रंप की टैरिफ के बाद ब्राजील ने अफ्रीका, यूरोप, मशरक़ वस्ता और जनूबी एशियाई ममालिक के साथ भी शराकत दारी शुरू कर दी है और भारत ने भी दुनिया के ऐसे ममालिक के साथ ताल्लुकात की बहाली शुरू की है कि जिनसे उनके तजारती ताल्लुकात या तो कशीदा थे या फिर तजारती ताल्लुकात सिरे से ना होने के बराबर थे। मेटिया स्पेक्टर नाजरीन अपने तज्जिये के आखिर में लिख रहे हैं कि अगर भारत और ब्राजील ने दिहाइयों तक अमेरिका पर भरोसा नहीं किया तो वो ऐसा करने में हक बजानिब थे, क्योंकि खुद मुख्तारी काबिलियत से कहीं ज्यादा अहमियत रखती है और ऐसे वक्त तो इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है कि जब गालिब ताकत पर भरोसा ना किया जा सके और इस वक्त गालिब ताकत अमेरिका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सक रहा।
जहां भारत सदर ट्रंप पर एतमाद और भरोसा करने को तैयार नहीं, वहीं राहुल गांधी का एतमाद मोदी सरकार से उठ रहा है। राहुल गांधी मुसलसल मोदी सरकार पर इल्जाम आयद करते हुए रायनामा बना रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा में तकरीर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सरकार 40-50 साल तक वोट चोरी की बुनियाद पर इक्तदार पर काबिज रहेगी। डेजावू असाइड, राहुल गांधी ने वोट चोरी करने के साथ साथ नरेंद्र मोदी की तालीम असनाद पर भी सवाल उठा दिया है। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर कार्टून पोस्ट कर दिया गया है जिस पर लिखा गया है डिग्री की भी सेटिंग करनी पड़ेगी और एक्स पोस्ट पर लिखा है डिग्री नहीं दिखाएगा। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी अपने इक़्तिदार के 11वें साल में मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर इंटरनेशनली दबाव का सामना कर रहे हैं और इस दबाव में वो अगले माह चीन का दौरा करेंगे, वही चीन के जिस पर वो मुसलसल दबे लफ्जों तंकीद करते आए हैं। A very short break, we're going to be right back. गजा पर इजरायली बमबारी को 690 दिन हो चुके हैं। इजराइल की वहशियाना बमबारी और कहत से गजा अब आखिरी हिचकियां ले रहा है, मगर अमरीकी सदर अभी भी ये अंदिया दे रहे हैं कि 2 से 3 हफ्तों में गजा की जंग खत्म हो जाएगी। ये पहला मौका नहीं कि जब ट्रंप गजा जंग के खात्मे का दावा कर रहे हैं। इससे पहले भी आपको याद हो 14 जनवरी, फिर 28 जून, फिर 7 जुलाई को भी अमरीकी सदर ने यह दावा किया था कि 1 हफ्ते में गजा जंग बंदी मुआहिदा हो जाएगा और अब एक बार फिर अमरीकी सदर 2 से 3 हफ्तों में जंग के खत्म होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन इन दावों के बावजूद ना जंग रुकी, ना ही फलस्तीनियों को आजादाना खुराक की तरसील मुमकिन हो सकी है। इसके बरअक्स इजराइल गुज़िश्ता 2 हफ्तों से पूरी ताकत के साथ गजा पर हमला आवर है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 75 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है और आज भी गजा में 3 फलस्तीनी भूख से जामे शहादत नोश कर गए। गजा में अब तक भूख से मरने वालों की तादाद रिपोर्टेड ओनली 303 तक जा पहुंची है और इनमें 117 बच्चे भी शामिल हैं। नाज़रीन, रात भर इजराइल ने गजा शहर पर बमबारी जारी रखी। गजा के इलाकों सबरा, शुजाइया, नका, जबालिया पर इजराइल ने फजाई हमलों के साथ साथ रात भर टैंकों से गोलाबारी की, जिसके नतीजे में इन इलाकों की सड़कें और घर मलबे का ढेर बन चुके हैं। रात भर की खौफनाक बमबारी से हजारों फलस्तीनी गजा छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। गजा में आरजी पनाहगाहों का निजाम भी इस काबिल नहीं रहा कि इनखला करने वाले फलस्तीनी इन पनाहगाहों में रिहाइश पजीर हो सकें, जबकि ये आरजी खैमा बस्तियां भी इजरायली हमलों से महफूज नहीं हैं। सो गजा के 10 लाख अफराद इजरायली बमबारी की जद में हैं और कोई कहीं भी महफूज नहीं है। गजा अब ख्वाबों की जमीन भी नहीं रही। इजरायली बर्बरियत और जारियत के अंदरनाक मनाजिर दुनिया को दिखाने वाले सहाफ़ियों के ख्वाब भी उजड़ चुके हैं। अल जजीरा के सहाफ़ी मोहम्मद सलामा और खातून सहाफ़ी हाला अस्फौर दोनों ने जिंदगी साथ गुजारने के ख्वाब देखे थे और एक दूसरे का सहारा बनने और खुशियों को बाहम बांटने का अहद लेकर दोनों रिश्ते के बंधन में बंधने जा रहे थे। शादी में कुछ ही वक्त बाकी था। नाजरीन, गुज़िश्ता रोजी इजरायली हमले में मोहम्मद सलामा जामे शहादत नोश कर चुके हैं और उनकी मंगेतर हाला जो हैं वो अपने होने वाले इस जीवन साथी को अपने ही हाथों सफरे आखिरत पर रवाना कर चुकी हैं। दोनों नौजवान सहाफियों का ये बंधन शादी से पहले ही हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। मोहम्मद सलामा कल सुबह नासिर अस्पताल में सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करते हुए इजरायली बमबारी का निशाना बन गए और उनके साथ दीगर 4 सहाफ़ी भी जामे शहादत नोश कर गए। मोहम्मद सलामा और हाला की कहानी गजा के घर घर की दास्तान है। नाजरीन, गजा में चप्पे चप्पे पर ऐसे हजारों दर्दनाक वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। इजराइल की इस कत्लेआम और खून रेजी पर गुज़िश्ता रोज होने वाले OIC के इजलास में इजराइल की अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनीत मुअत्तल करने का मुतालबा किया गया है। OIC ने अपने शदीद रद्द अमल में यह कहा है कि इजराइल अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत की शराइत की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इजराइल की जानिब से गजा पर कब्जे और मुकम्मल फौजी कंट्रोल का ऐलान काबिल कबूल नहीं। इधर इजराइल के अपने ही हजारों अवाम ने भी आज एक बार फिर एहतजाजी मुजाहिरे कर दिए हैं और इजरायली वजीर आज़म से जंग बंदी करने का भी मुतालबा किया है। एक इजरायली यरगमाल मतन की ये वालदा ने इस बयान एक जारी करते हुए कहा है नाजरीन कि इजरायली हुकूमत एक ऐसी जंग लड़ रही है कि जिसका कोई वाज़ेह मकसद नहीं। जिंदा और शहीद यरगमालियों को कैसे वापस लाया जाएगा और इजरायली वजीर आज़म को हमास की जंग बंदी शराइत कबूल कर लेनी चाहिए। इजरायली फौज के सरबराह आल ज़मीर ने भी इजरायली वजीर आज़म पर जोर देते हुए कहा है कि यरगमालियों की रिहाई की डील मेज पर है। नेतन्याहू को यह पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए। इजराइल में ये मुजाहिरे जो बढ़ते चले जा रहे हैं आए रोज शदीद दबाव के पेश नजर भी आज इजरायली वजीर आज़म ने एक बार फिर
सिक्योरिटी काबीना का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है और इस इजलास में गजा की सूरत हाल और जंगबंदी मुआहिदे पर फिर मुशावरत होगी। गजा में क़यामत बपा है नाजरीन। दुनिया के इंसानी हकूक़ के तमाम ज़ाब्ते, तमाम कवानीन, सारे इंसानी हमदर्दी, गजा के लिए उठने वाली तमाम आवाज़ों के बावजूद मगर इजराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के नशे में धुत है, मस्त है। और अब ट्रंप फरमा रहे हैं कि 2 से 3 हफ्तों में जंग के खात्मे का अंदिया दे दिया जाएगा। वाज़ेह रहे, इसका मतलब यही है कि अगले 3 हफ्तों में नाजरीन इजराइल गजा पर मुकम्मल जब कब्जा डिक्लेयर कर देगा, इसके बाद जंगबंदी का रस्मी ऐलान भी कर दिया जाएगा। यासीन में कुन फाया कुन कहा है, कुन का इंतजार। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।